नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु। दोस्तों, सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जोसेफ जे थॉमसन इन्होंने गैस के विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संघटक यानी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान हैं। तथापि परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी होना चाहिए। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक परमाणु की संरचना क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वितरित है तथा ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। दोस्तों, इस मॉडल को चित्रमय रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशों का वितरण इस प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन्न है। जे थॉमसन के एक भूतपूर्व शोध छात्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों पर एक प्रयोग करने में व्यस्त थे। परमाणु की संरचना का अन्वेषण करने के लिए उन्होंने सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। इसके परिणामों की व्याख्या ने परमाणु के रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। परमाणु के जिस वर्तमान रूप को हम जानते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी मॉडल को आगे सन 1913 में नील्स बोर ने और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया, जिसमें रदरफोर्ड के मॉडल की खामियों को यह कहकर दूर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर एक विशिष्ट कक्षा में ही लगाते हैं। इस मॉडल को बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। आइए अब सबसे पहले हम रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल के विषय में जानते हैं, जिसे कहा जाता है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। दोस्तों, सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर तथा ई मॉर्सडन ने कुछ प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियोएक्टिव स्रोत बिस्मिथ से उत्सर्जित 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया गया। इसके बाद प्रकीर्णित अल्फा कणों के विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें जिंक सल्फाइड का पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी था। दोस्तों, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हुए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को बिना विक्षेपित हुए पार कर जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित
तथा बहुत ही कम यानी लगभग 8000 में से कोई एक कण 90 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित होते हैं। कुछ आपतित अल्फा कणों में से अत्यंत कम अल्फा कण आपतित दिशा में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये सारे ही अवलोकन इस कल्पना पर आधारित हैं कि परमाणु में एक सूक्ष्म सघन तथा धनावेशित नाभिक है। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें संघटन नहीं होता। आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% 1 डिग्री कोण से अधिक तथा 8000 अल्फा कणों में से कोई एक कण 90 डिग्री से अधिक विक्षेपित होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने तर्क दिया कि अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर एक बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इतना अधिक प्रतिकर्षण बल तभी प्राप्त हो सकता है यदि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका धन आवेश इसके केंद्र पर दृढ़ता पूर्वक संकेंद्रित हो। ऐसा होने पर अंदर आता हुआ अल्फा कण धन आवेश को भेदे बिना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परिणाम स्वरूप अधिक विक्षेप होगा। इससे नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की पुष्टि होती है। यही कारण है कि रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण यह समझना आसान है कि अधिकतर अल्फा कण पतली धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर क्यों निकल जाते हैं। तथापि जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वहां पर विद्यमान प्रबल विद्युत बल इसे बड़े कोण से प्रकीर्णित कर देता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अल्फा कणों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते। दोस्तों, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल परमाणु को एक विद्युतीय उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र में बहुत छोटा किंतु भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe बराबर होता है Fc के, या इसे लिख सकते हैं कि mv2/r बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e2/r2 के। दोस्तों, यहाँ से v2 का मान आता है e2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr तथा r का मान प्राप्त होता है e2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कण की कुल ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी E बराबर है K जमा U। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/mv2 के। तो यहाँ पर v2 का मान रखा जाए तो प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक, जो होगा 1/2 e2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को लिखा जा सकता है e2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के। तो इससे प्राप्त होता है किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उसकी कुल ऊर्जा यानी E, जिसके केंद्र में नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किंतु इस मॉडल में भी कुछ खामियां थी, जिन्हें समझाने के लिए बोर ने एक नया और विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया,
इस मॉडल में नील्स बोर ने कुछ अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी जो कुछ इस प्रकार से थी। प्रथम संकल्पना, इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है, तथा दूसरी संकल्पना थी प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात L बराबर है NH बटे 2 पाई के। और दोस्तों तीसरी संकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन एक अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में स्थानांतरित होने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे इस समीकरण के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। किंतु दोस्तों इस मॉडल में भी कुछ खामियां या कुछ सीमाएं थी जो कुछ इस प्रकार से हैं। बोर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की रेखाओं के टूटने की व्याख्या नहीं करता, और यह हाइड्रोजन की अनिश्चितता के सिद्धांत अनुसार नहीं है। चलिए अब जानते हैं बोर द्वारा प्रस्तावित हाइड्रोजन मॉडल के बारे में। दोस्तों बोर की प्रथम संकल्पना से हमें प्राप्त होता है कि mv की घात 2 बराबर है k e की घात 2 बटे r की घात 2 के, जहां k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अतिरिक्त दूसरी संकल्पना से हमें प्राप्त होता है Vn का मान, जो है NH बटे 2 पाई m r n। यदि यहां से Vn का मान इस समीकरण में रखा जाए तो यह होगा m ब्रैकेट NH बटे 2 पाई m rn की घात 2 बराबर k e की घात 2 r बटे r की घात 2, जहां से r का मान आता है n की घात 2 h की घात 2 बटे 4 पाई की घात 2 k m e की घात 2। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है तथा जिसे पहले हमने निकाला था, वहां से Rn का मान रखने पर यह हो जाएगा E बराबर ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n की घात 2 h की घात 2। दोस्तों जहां k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी स्थिरांकों का मान रखने पर कुल ऊर्जा E आती है En बराबर ऋणात्मक 2.18 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 18 बटे n की घात 2 जूल, या En बराबर ऋणात्मक 13.6 बटे n की घात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों किसी परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा के लिए n का मान 1 होता है, और इस स्थिति में ऊर्जा होती है ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम यानी अधिकतम ऋणात्मक होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकटतम कक्षा अर्थात n बराबर 1 में परिक्रमण करता है। n का मान 2, 3 या अन्य संख्याओं के लिए ऊर्जा E के निरपेक्ष मान कम होते जाते हैं। दोस्तों बोर मॉडल की तीसरी संकल्पना के अनुसार किन्हीं दो ऊर्जा स्रोतों के बीच ऊर्जा के अंतर को लिखा जाता है h न्यू बराबर EI घटा EF, जिसमें E का मान रखने पर आता है h न्यू बराबर ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n i की घात 2 h की घात 2 घटा ब्रैकेट ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n f की घात 2 h की घात 2, या यहाँ लिख सकते हैं h c बटे लैम्डा बराबर होगा ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n i की घात 2 h की घात 2 घटा ऋणात्मक 2 पाई की घात 2 k की घात 2 m e की घात 4 बटे n f की घात 2 h की घात 2।
दोस्तों यहाँ से H तथा C को समीकरण में सीधे हाथ की ओर ले जाने पर आता है 1/लैम्डा, जो बराबर होता है 2 पाई की घात 2 K की घात 2 M E की घात 4 बटे C H की घात 3 ब्रैकेट 1/n F की घात 2 घटा 1/n I की घात 2, या इसे लिख सकते हैं 1/लैम्डा बराबर R ब्रैकेट 1/n F की घात 2 घटा 1/n I की घात 2। चलिए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर है। इसी परमाणु के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जिनका मान हमें दिया गया है, यानी R1 बराबर 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या यानी R का व्यंजक यह होता है जिसमें n को छोड़कर सभी राशियां स्थिरांक हैं, जिसे k के द्वारा लिखा जा सकता है, यानी यहां से Rn को हम लिख सकते हैं k n की घात 2। तो दोस्तों n बराबर 1 के लिए Rn बराबर होगा R1 के। तो ऊपर वाले सूत्र में n बराबर 1 रखने पर k बराबर आता है 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 के। अब दूसरी कक्षा में त्रिज्या निकालने के लिए हमें n का मान रखना होगा 2। तो अब n बराबर 2 के लिए देखा जाए तो हमें प्राप्त होगा R2, जो k यानी 5.3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 तथा 2 की घात 2 के गुणनफल के बराबर होगा, जिसे हल करने पर R2 आता है 2.12 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 10 मीटर के। दोस्तों बोर के मॉडल के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Ni है उससे निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Nf है इसमें संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति न्यू का एक फोटोन वहन कर लेता है, जहां न्यू का मान होता है me की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h की घात 3 ब्रैकेट 1/nf की घात 2 घटा 1/ni की घात 2, और यहाँ me की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h की घात 3 को रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर। दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का एक इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए हमें स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई परमाणु फोटोन को अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में संक्रमण के लिए आवश्यक होती है, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किसी श्वेत प्रकाश से बनने वाले स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देता है, किंतु कुछ फोटोन से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण बाद में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में से वो तरंग दैर्ध्य गायब होती हैं और स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अदीप्त रेखाएं उन आवृत्तियों को निर्दिष्ट करती हैं जो गैस के परमाणुओं द्वारा अवशोषित की गई हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक प्रतिभाशाली महान उपलब्धि था, जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की प्रगति को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, और इसके लिए सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परमाणुीय स्पेक्ट्रम की। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के कारण बनता है। जैसे यहाँ पर
इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा श्वेत प्रकाश के पीले रंग वाली तरंग दैर्ध्य को पहले अवशोषित किया जाता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। किंतु यह इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थिर नहीं रह पाता और कुछ समय बाद ही अपनी पुरानी तथा स्थिर कक्षा में वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया में यह अवशोषित ऊर्जा का निष्कासन करता है, जिससे प्राप्त होता है केवल उसी तरंग दैर्ध्य का स्पेक्ट्रम, और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। और श्वेत प्रकाश के किसी निश्चित भाग का अवशोषण होने पर स्पेक्ट्रम में उस जगह पर काली रेखा आ जाती है, तथा इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अर्थात स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, अवशोषण तथा उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में इन्हें एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और यह स्पेक्ट्रम प्रत्येक तत्व के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में हाइड्रोजन के दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम दर्शाए गए हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। इसी दूरी के आधार पर मुख्यतः 5 श्रेणियों का पता चलता है, जो इस प्रकार हैं: बामर श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फुंट श्रेणी। आइए अब इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा अभी हमने देखा कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती जाती है, वैसे ही रेखाओं के बीच की दूरी भी घटती जाती है। सबसे पहले बामर ने इन रेखाओं की प्रेषित तरंग दैर्ध्यों के लिए एक सरल सूत्र दिया, जो कुछ इस प्रकार था: 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n(f)2 घटा 1/ni2। दोस्तों, यहाँ r रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है 1.097 × 10⁷ प्रति मीटर। इसके अतिरिक्त ni इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कक्षा संख्या तथा nf अंतिम कक्षा संख्या है। चलिए अब इन श्रेणियों के लिए आवश्यक परिस्थिति को जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां दर्शाई गई हैं, जिसमें सबसे बाईं ओर वाली श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से पहली कक्षा में वापस आता है, तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 1 तथा NI का मान 2, 3, 4 तथा अन्य संख्याएं हो सकती है। अगली श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है, तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। और यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 2 तथा NI का मान 3, 4 तथा इसी प्रकार अन्य संख्या हो सकती है। दोस्तों, तीसरी श्रेणी कहलाती है पाशन श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में वापस आता है, तो प्राप्त श्रेणी हो जाती है पाशन श्रेणी। और यहाँ देखें तो NF का मान होगा 3 तथा NI का मान 4, 5 तथा अन्य संख्याएं हैं। इसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से चौथी कक्षा में वापस आता है, तो ये श्रेणी हमें प्राप्त होती है। इसके लिए NF का मान होगा 4 तथा NI का मान 5, 6, 7 तथा इसी प्रकार से अन्य संख्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों, अंत में है फुंट श्रेणी। इसके लिए अंतिम कक्षा यानी NF बराबर होती है 5 के तथा प्रारंभिक कक्षा यानी NI होगी 6, 7, 8 तथा अन्य संख्याएं। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।